जब तक मैं ऐसे ही लगा रहूंगा मैं जरूर अपनी असली टाइगर वाली ताकत वापस हासिल कर लूंगा। तभी मेरी नजर अचानक उस क्रोकोडाइल पर पड़ी। वो दोनों एनक्लोजर्स के बीच की छोटी सी गैप से सीधा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। अगले 20 दिनों तक मैंने खुद को हद से ज्यादा पुश किया। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। मेरी स्प्रिंट प्रैक्टिस 10 राउंड से बढ़कर 50 राउंड तक पहुंच गई। आर्टिफिशियल ट्री पर पहले मैं मुश्किल से चढ़ पाता था, लेकिन अब मैं उसके ट्रंक को पकड़कर पुलअप्स भी करने लगा था। कीपर्स जो खाना लाते थे उसका सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही खाता था। मैं सिर्फ लीन मीट और ऑर्गन्स खाता था। वो जूसी चिकन लेग्स को मैं पूरी तरह इग्नोर कर देता था। लाओ झंग बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं बीमार हो गया। उसने स्पेशली एक वेटरिनेरियन को बुलाया ताकि मेरा चेकअप हो सके, लेकिन पूरी जांच के बाद भी कोई बीमारी नहीं। वेट मशीन पर मेरा वेट लगातार तेजी से कम होने लगा। 320 किलोग्राम, फिर 300 किलोग्राम और फिर 280 किलोग्राम। मेरे पेट की एक्स्ट्रा चर्बी गायब हो गई। मेरी मसल्स की शेप फिर से साफ दिखने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर की पुरानी एक्सप्लोसिव पावर धीरे धीरे वापस आ रही थी। 21वें दिन की सुबह मैं पानी के पूल के पास खड़ा होकर अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। वो चमकता हुआ मोटा टाइगर अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक पतला, मजबूत और खतरनाक शिकारी खड़ा था। मैंने एक जोर की जंप लगाकर अपनी स्पीड टेस्ट की। मेरी स्पीड पहले से 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बहुत बढ़िया, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स की पेट्रोल टाइमिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। हर रात 11 बजे और सुबह 3 बजे गार्ड्स पूरे जू का राउंड लगाते थे। सीसीटीवी कैमरास लगभग पूरे जू को कवर करते थे, लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट था। टाइगर माउंटेन के वेस्ट साइड पर एक पुरानी लोहे की वायर फेंस लगी हुई थी। सालों से उसके ऊपर पेड़ों की शाखें छाई हुई थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरा उस जगह को रिकॉर्ड नहीं कर पाता था और वो फेंस बुरी तरह जंग लग चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में मैंने चुपके से अपने पंजों से उसे टेस्ट किया था। बस एक जोर का झटका लगता और वो आसानी से टूट जाती। 25वें दिन की रात मुझे मौका मिल गया। वेदर फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश वक्त पर आ गई। आसमान में जोर जोर से गरजती बिजली पूरे जू को सफेद रोशनी से भर रही थी। ऐसे मौसम में सिक्योरिटी सिस्टम सबसे आसानी से खराब होता है और कोई गार्ड इतनी तेज बारिश में ध्यान से पेट्रोल भी नहीं करता। रात के 2 बजे मैंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। गरजती बिजली की आवाज का फायदा उठाकर मैंने पूरी ताकत से उस जंग लगी फेंस पर जोर से टक्कर मारी। एक ही झटके में लोहे की तार टूट गई। मैं उस गैप से बाहर निकल गया। बर्फ जैसी ठंडी बारिश मेरे शरीर पर गिर रही थी, लेकिन कहां मेरा खून एक्साइटमेंट से उबल रहा था। पहले से याद किए हुए रूट पर चलते हुए मैंने हर सीसीटीवी कैमरा को अवॉइड किया। मैं एक काली परछाई की तरह जू के अंदर से गुजरता हुआ सीधा रेप्टाइल हाउस की तरफ बढ़ गया। क्रोकोडाइल का पूल आउटडोर एरिया में था। इस वक्त वो पानी के नीचे आराम कर रहा होगा। मैं बिना आवाज किए धीरे से पूल में उतर गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी लगते ही मेरा शरीर कांप उठा, लेकिन कुछ ही पलों में मैं उसकी आदत डाल गया। बिजली की चमक की रोशनी में मैंने उस बड़े क्रोकोडाइल को देख लिया। वो पूल के बिल्कुल नीचे बिना हिले पड़ा हुआ था। मुझे एक ही अटैक में उसका काम तमाम करना था। मैंने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगा दी। मेरे चारों पैर धीरे धीरे पानी को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं अटैक करने वाला था, क्रोकोडाइल ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वो पहले से ही जाग रहा था। सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। मैं पूरी ताकत से उस पर झपटा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को अपने जबड़ों में जोर से दबा लिया। क्रोकोडाइल पागलों की तरह तड़पने लगा। उसकी पूंछ स्टील के चाबुक की तरह मेरे शरीर पर पड़ रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि एक पल के लिए मेरी पकड़ छूटने वाली थी। हम दोनों पानी के अंदर जोर जोर से उलट पुलट होने लगे। मेरे लंग्स ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे फट जाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने पकड़ छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी का एक ही मौका था। जब भी वो मुझे झटक कर अलग करने की कोशिश करता, मैं अपने बॉडी वेट से उसे दबा देता, और जब भी वो पानी की सतह पर सांस लेने के लिए ऊपर उठने की कोशिश करता, मैं उसे पूरी ताकत से नीचे खींच लेता। अपनी पिछली जिंदगी की यादों से मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी, चाहे क्रोकोडाइल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है और मैं उससे कहीं ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता था। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। क्रोकोडाइल की तड़प धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में वो पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। तब जाकर मैंने